निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और दो अतिरिक्त आयुक्त होते हैं। कुल आयुक्त की संख्या 3 होती है। पहले एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। जब 1989 में टीएन शेषन अपनी प्रभावकारी भूमिका को दिखाने लगे और संविधान को लागू करने की बात करने लगे, तो यहां पर उनके अधिकार को रोकने के लिए 2 अतिरिक्त आयुक्त की व्यवस्था कर दिया गया था, ताकि आप स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं, 2 अतिरिक्त आयुक्त के बहुमत से निर्णय लें। तो टीएन शेषन ने अपनी कार्यालय जाना छोड़ दिया और कहा कि मैं तो न तो त्याग पत्र दूंगा और न कार्यालय जाऊंगा। अंत में यह व्यवस्था पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने किया। 1993 में एक अध्यादेश जारी करते हैं, फिर 1994 में लाया कि 3 आयुक्त होंगे, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके अध्यक्ष की भूमिका में, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की भूमिका में कार्य करेंगे। तो कुल 3 आयुक्त की व्यवस्था अब से चल रही है। हालांकि निर्वाचन आयुक्त में नियुक्ति करने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने हालिया एक रिपोर्ट दिया कि एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के प्रतिपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। इस पर वर्तमान मोदी सरकार ने इसका विरोध किया और नवीन संसद भवन जब शिफ्ट हुआ है, इसमें यही एक पहला प्रस्ताव लाया गया था कि 3 सदस्यीय आयुक्त, 3 आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर किया जाएगा। इस समिति में अध्यक्ष होंगे, नंबर 1 अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो प्रधानमंत्री को रखा गया। दूसरा, लोकसभा का प्रतिपक्ष का नेता होगा। जो प्रतिपक्ष का नेता होगा, इसमें यह भी कहा गया कि यदि प्रतिपक्ष का नेता नहीं होगा तो लोकसभा में सत्तारूढ़ दल के बाद जो बड़ा दल होगा, जो विपक्ष की भूमिका निभाएगा, उसके नेता को उसका सदस्य बनाएंगे। तीसरा, कैबिनेट स्तर का कोई एक मंत्री होंगे, तो कैबिनेट स्तर का एक मंत्री इसमें से रहेंगे, एक मंत्री। यही समिति होगी और इसी समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति, ये जब सिफारिश देता है तो सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे इस समिति के सिफारिश पर, 3 सदस्यीय समिति होगी। अब सवाल कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है। आयोग का कार्य है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों का समयानुकूल निर्वाचन, निर्देशन और समन्वय स्थापित करना, यानी कोऑर्डिनेशन का कार्य करना। दूसरा काम है इनका कि वोटर लिस्ट की समीक्षा करना। उसके बाद समय समय पर चुनाव का जब वक्त आता है तो वोटर लिस्ट की समीक्षा करना। जो व्यक्ति दुनिया को छोड़ के चले गए, उसका नाम हटाना। जो व्यक्ति नवीन 18 वर्ष के हुए हैं, उनकी सदस्यता स्मृता सूची में नाम दर्ज करना। दूसरा बात है कि जितने राजनीतिक दल होंगे, तो राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह आवंटित करना। तो चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य के दायरे में आता है, ताकि इन सभी का समयानुकूल निर्वाचन, निर्देशन और समन्वय स्थापित हो सके। पहले एक्ट को देख लीजिए। इसी के भीतर यह भी व्यवस्था है कि यदि ये संविधान की मर्यादा का हनन करेंगे निर्वाचन आयुक्त, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरह इन्हें पदमुक्त किया जाता है। यह संसद द्वारा लाया जाएगा प्रस्ताव। संसद का कोई भी सदन में प्रस्ताव सबसे पहले जा सकती है, लेकिन जो पहला सदन होगा
उसमें यदि लोकसभा होता है पहला सदन तो 100 सदस्य, और राज्यसभा यदि पहली सदन होती है तो 50 सदस्य के लिखित आधार बनाते हुए इस सदन के पीठासीन पदाधिकारी को सूचित करेंगे। अर्थात लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति को। उसके बाद एक कमेटी गठन होगा और कमेटी इस बात की जांच करेगी कि कहां तक आरोप सही है। पहली सदन ही इस बात की पूरा करेगी। अंत में अपने उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य की 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाएगा दोनों सदन द्वारा। राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर रहे हैं। इनका कार्यकाल जो होता है निर्वाचन आयुक्त का 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष की उम्र तक, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर कार्य करेंगे। यदि इस बीच में त्याग पत्र देना चाहेंगे तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को यह अपना त्याग पत्र देंगे। अब आगे इस बात को देखिए, एक्ट 325 कहता है, ये वोटर लिस्ट सीधा आप शॉर्ट में इसको याद रखिए। वोटर लिस्ट इसमें आता है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर वोटर लिस्ट बनाने में भेदभाव नहीं किया जाता है। और ये अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करना, फिर इसके बाद दिया इसी में कि मतदाता पहचान पत्र देना। मतदाता पहचान पत्र भी आपको देना पड़ता है। तो मतदाता पहचान पत्र भारत सरकार ही बनाकर, निर्वाचन आयोग ही बनाकर देती है। एक पहचान आपका आधार यह भी बन जाता है। ये टीएन शेषन जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए तो संविधान की इस प्रोविजन को लागू करना उचित समझा, क्योंकि ये बोकस वोटिंग होकर के प्रत्याशी काफी लाखों लाखों वोट से जीत जाते थे। यह सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा बना कि ये नेता की आखिर लोकप्रियता कितनी है, जबकि जनता के बीच में उतनी लोकप्रिय नहीं है। तो टीएन शेषन ने 1989 के निर्वाचन में महत्वपूर्ण नेताओं की यू आर इलेक्टेड इस शब्द को लिखने से इनकार कर दिए थे। लास्ट उसका वेरिफिकेशन करने के बाद उसने ऑब्जेक्शन नहीं डाला, लेकिन संविधान को इम्प्लीमेंट करने का आधार बनाया कि हम पहचान पत्र मतदाता का बनाएंगे। हालांकि सरकार उस समय थोड़ा सा अपने को असमर्थता जाहिर किया था कि इतने लोगों का वोट का पहचान पत्र बनाना, इस पर जनता का एक बहुत बड़ा, देश का, सरकार का बहुत बड़ा खर्च बढ़ेगा। लेकिन संविधान लागू करना उचित समझा। टीएन शेषन अपने बातों पर अड़े रहे, जनता को पहचान पत्र मिला 325 के तहत। एक्ट 326 कहता है मतदाता की योग्यता की जिक्र किया गया है और यह प्रत्येक वयस्क व्यक्ति एक वोट देने का अधिकार रखता है, जिसमें भारत का नागरिक हो, उम्र 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, पागलता दिवालिया नहीं हो। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति भारत की मतदाता बन सकते हैं। एक्ट 327 इसके भीतर में निर्धारण किया गया कि परिसीमन आयोग की व्यवस्था होगी और यह परिसीमन आयोग भारत में उस हर राज्य के लिए अलग होगा। एक व्यक्ति अध्यक्ष होते हैं और दूसरा होता है लोकसभा के 5 सदस्य और राज्यसभा के, विधानसभा के 5 सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयोग जब रिपोर्ट देती है, जब ये रिपोर्ट देंगे निर्वाचन आयोग को, इसे संसद के पटल पर रखवा जाएगा। लेकिन परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर हस्तक्षेप करने का अधिकार संसद को नहीं होता है, ना ही संसद इसमें संशोधन कर सकती है। जैसे पहले लोकसभा के भीतर विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन होता है, तो एक भूगोल में रहने वाले आबादी, ये आबादी का आधार बनाया जाता है और एक निश्चित एक रेखा से घेरा जाता है, यानी एक आवंटित की जाती है। यह एमपी क्षेत्र एक एमपी क्षेत्र हुआ या एक विधानसभा क्षेत्र हुआ, जिसमें निचोड़ चीजों को ही लेकर के आधार बनाया जाता है। यदि नदियां बहती है तो नदियां मान लिया कि पूर्वी और पश्चिमी होगा, पूर्वी पश्चिमी, दक्षिणी या उत्तरी होगा, दक्षिणी उत्तरी, इस प्रकार से इसका सीमा रेखा का निर्धारण होता है। भारत में परिसीमन आयोग का गठन सबसे पहले 1952 में किया गया, फिर 1962 में, फिर 1972 में, फिर 2002 में। इसके बाद अभी तक गठित नहीं हुई, लेकिन 2026 में नवीन परिसीमन आयोग का गठन होगा और नवीन परिसीमन आयोग यह कार्य करेगी। इसमें महिला को भी 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में देने की बात कही गई है।
330 के तहत SC/ST का निर्धारण परिसीमन आयोग भी करती है और किसी सीट को SC/ST घोषित भी करती है। हालांकि जो सीट रिजर्व है, रिजर्व सीटों की संख्या बड़ी है, लेकिन जो सीट रिजर्व है वो चलता ही आ रहा है। लेकिन अब उसमें एक आयोग का भी सुझाव था कि इस सीट को बदला जाए, क्योंकि हर क्षेत्र में एक सामाजिक समता और सामाजिक न्याय की स्थापना हो, लेकिन अभी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे लोकसभा में SC के लिए 84 स्थान, ST के लिए 79 स्थान आरक्षित है। विधानसभा में राज्य की आबादी पर निर्भर करेगा, जैसे उदाहरण बिहार में 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित है। तो इस प्रकार अभी 331 और 333 अभी प्रभावहीन है, क्योंकि इसमें आंग्ल भारतीय सदस्यों को जो मनोनीत लोकसभा या विधानसभा में की जाती थी, यह प्रावधान फिलहाल खत्म कर दी गई। यह संवैधानिक आयाम था इस परिसीमन आयोग से संबंधित। अब इसके भीतर जो कॉन्सेप्चुअल चीज जो क्वेश्चन पूछी जाती है, हम फिर इसकी दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल यहीं तक। कुछ क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को इसमें?